आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरे के साथ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस को यूज करेंगे। तो डायनेमिक एरे इज आल्सो नोन एज वेरिएबल लेंथ एरे, इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल साइज एरे। जो एरे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, चाहे वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल में स्टडी किया, वो सब क्या था, फिक्स साइज एरे। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक एरे। तो किसी भी एरे को डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस को यूज करेंगे तो हम किसी भी यू कैन से जो फिक्स साइज एरे है उसको हम डायनेमिक एरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए देखिए किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है इन अ डायनेमिक एरे। आइए समझते हैं वन बाय वन। क्योंकि ये वेरिएबल साइज है, दे कैन बी इनिशियलाइज एट रन टाइम। तो जो भी फिक्स्ड एरे की ड्रॉबैक्स थी, जैसे हम रन टाइम पे उसके साइज को ना तो एक्सटेंड कर सकते ना रिड्यूस कर सकते, जिसकी वजह से या तो शॉर्टेज या वेस्टेज होती थी, उस ड्रॉबैक को उसने यहाँ पे काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, दे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दे कैन बी इनिशियलाइज्ड विद वेरिएबल साइज एट रन टाइम, और रन टाइम पे हम इनके साइज को एक्सटेंड और रिड्यूस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखा, वी कैन एक्सटेंड और रिड्यूस द साइज एट रन टाइम एज वेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे इज बेसिकली यू कैन कॉल इट एज वेरिएबल लेंथ एरे, जैसा भी हमने यहाँ पे देखा। तो देखिए, अगर हम फिक्स साइज एरे की बात करेंगे तो वो किसको यूज करता है, स्टैक को, और वेरिएबल लेंथ साइज किसको यूज करता है, हीप को। तो स्टैटिक एरे भी आप बोल सकते हैं उसको। स्टैटिक एरे और फिक्स्ड एरे, स्टैटिक एरे और फिक्स्ड एरे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैक, बाय स्टैक। और अगर हम वेरिएबल लेंथ एरे की बात करें या डायनेमिक एरे की, इसके थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ हीप। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए देखते हैं सम मोर पॉइंट्स। देखिए, वेरिएबल लेंथ एरे की अगर हम बात करें तो उस केस में आप देखेंगे कि वेरिएबल लेंथ एरे को C99 ने इंट्रोड्यूस किया था। और जब C99 ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पे मेमोरी का एलोकेशन स्टैक की हेल्प से होता था। यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट। C99 ने, क्योंकि वो प्री डिफाइंड था, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं यूजर डिफाइंड है। ये जो भी जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताई है सब यूजर डिफाइंड है, चाहे पाइथन है या जावास्क्रिप्ट है। ये जो C99 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये सब किसका, इनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं फॉर वेरिएबल लेंथ एरे और डायनेमिक एरे। ठीक है, लेकिन जो टर्बो सी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बनाएंगे, और उसके अंदर जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, डायनेमिक में, विद द हेल्प ऑफ हीप। इस चीज का ध्यान रखना, क्यों, वाई इट इज थ्रो हीप, बिकॉज वी आर यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो सम ऑफ द की पॉइंट जो कि इससे डिफरेंट है, ये तो आपका रेगुलर है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे कि कब वेरिएबल लेंथ एरे का इंट्रोडक्शन हुआ इन C99। ठीक है, लेकिन जब जो फिर से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हम ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो बनाएंगे भी, वो यूजर डिफाइंड है। वो वेरिएबल लेंथ, उसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस का यूज करेंगे, मैलोक और कैलोक का। यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं ये प्रीडिफाइंड फीचर्स को लेके हैं। सो वेरिएबल लेंथ एरे फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू सी बाय C99, लेकिन इसके जो आगे के वर्जन्स आए उन सब में इसको ऑप्शनल कर दिया गया। ये ऑटोमेटिक था, दे वर एलोकेटेड ऑन द स्टैक एंड फ्रीड व्हेन दे लीव द स्कोप। जब तक कंपाइलर कंट्रोल उस पर रहता था तब तक तो एलोकेटेड रहता था, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, फ्री हो जाता था। सो दिस इज रिलेटेड टू द C99। लेकिन जो हम एरे स्टडी करने जा रहे हैं, डायनामिक एरे, दैट इज यूजर डिफाइंड, और वहां पे जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, एंड दे यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हीप का। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। स्टॉप। भाई डियर स्टूडेंट, अपने अपने कंटिन्यूएशन वाले टॉपिक में चलते हैं। ये तो था कि कब उसको इंट्रोड्यूस किया गया,
तो ये जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कोई बिल्ट इन फीचर नहीं है, सी में कोई बिल्ट इन फीचर नहीं है, हम इसको एज ए यूजर डिफाइन करेंगे और डायनेमिक मेमोरी एलो फंक्शंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो C does not have predefined or inbuilt dynamic arrays unlike other programming language। कौन कौन सी है, लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात आई थिंक आपने समझ ली है। आगे आइए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस का यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। स्टॉप। So dear student, write a program to read elements and print the sum of all elements using dynamic array। तो जैसे मैंने बताया था कि इस डायनेमिक एरे में वी विल यूज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस। ठीक है, चलिए अब इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो देखिए, रादर देन हैविंग स्टैटिक एरे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और n एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स भी हमें रन टाइम पे इनपुट कराने होंगे ये n उसको स्पेसिफाई करता है। ptr वो पॉइंटर होगा जो उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा और यहाँ पे हमें सम करना है उन सभी एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट्स हमें यूज करने हैं उसको इनपुट कराना पड़ेगा। उसको इनपुट कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डायनामिकली मैलोक की हेल्प से उन मेमोरी पहले तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, फिर उन एलिमेंट्स की वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे मैलोक या कैलोक किसी का भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वही सेम जैसे मैंने बताया था कि अगर मैलोक या कैलोक यूज करते हैं या तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज करेंगे या alloc.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल हेडर फाइल होगी अदर देन आई मीन stda.h एंड conio.h। तो देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हमने ये इनपुट करा लिया कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका आप सम करना चाहते हैं। ठीक है, स्कैनफ से आप उसको कीबोर्ड से इनपुट करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट कराएंगे, क्योंकि जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगा तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे डालेंगे। ये सिचुएशन वैसे ही है कि जब तक आप प्लॉट नहीं खरीदेंगे तो तब तक उसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले हमें मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी डायनामिकली। आइए देखते हैं। तो देखिए, डायनामिकली आपने एक मेमोरी एलोकेट करा दी। दिस इज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जितने एलिमेंट आप इनपुट कराएंगे उन सब के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी ब्लॉक तो क्रिएट हो गया, अब उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इनपुट कराना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू इनपुट द वैल्यूज वाया कीबोर्ड। जैसे हम एरे को पहले क्या करते थे, एरे के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करा दिए, उसके बाद क्या करते थे, लूप लगा के एरे के एलिमेंट्स को हम इनपुट कराते थे ना, कराते थे नहीं कराते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस आएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि अगर ये एरे के थ्रू होता तो ये कैसे वर्क करता। पैरेलली मैं इस प्रोग्राम को बना दूंगा, लेकिन पहले आप इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको डायनेमिक एरे के एलिमेंट्स को हमने कीबोर्ड से इनपुट करा लिया। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे एलिमेंट्स इनपुट हो गए एक एक करके। इसी का मैं देखना आपको वो प्रोग्राम भी बना दूं जो आप एरे से करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, या दिस इज इजी। अब क्या करेंगे, अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि 1D एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वी यूज सिंगल लूप टू चेंज द इंडेक्स। वो काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडेक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी लूप का यूज करेंगे और उन एलिमेंट्स का सम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उन एलिमेंट्स का सम कर दिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस ptr प्लस आई। पॉइंटर क्यों लगा दिया उससे पहले, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द वैल्यूज। किसके साथ डील कर रहे हैं, वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं। ये सम हो जाएगा और उसके बाद आप सम को प्रिंट करा देंगे। हम क्या करा देंगे, उनके एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया। अब इसको देखिए समझिए, जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये कैसे वर्क करेगा। कंपाइलेशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये एरे से प्रोग्राम होता तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते। देखिए, एरे के लिए मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, कीप इट इन योर माइंड, कि अगर ये तो डायनेमिक एरे है जो हमने प्रोग्राम बनाया, दिस इट रिप्रेजेंट्स अ डायनेमिक एरे, क्योंकि हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन को यूज किया है। लेकिन अगर यही फिक्स्ड एरे होता
ये क्या होता है, सपोज करो इट इज अ फिक्स्ड एरे जो हमने पहले यूज किया, जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन यूज नहीं है। तो ये क्या होता, आपकी क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो डिक्लेरेशन का चेंज है वो क्या होता, दैट वुड बी पीटीआर की जगह एक आपका एरे होता, सपोज करो आपने ले लिया जी 20 एलिमेंट्स का, बाकी सारे एज इट इज आपके वेरिएबल होते, बाकी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। सिंपल सी बात है, ये डिक्लेरेशन का चेंज होता। देखिए जो मैं येलो से कर रहा हूं, दीज आर द चेंजेस फिक्स्ड एरे के केस में। एक तो ये चेंज हो जाता, और क्या चेंज होता, नो चेंज इन दिस केस। ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हमने बात करी है, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कराई है, इसमें क्या चेंज आता। एक तो ये आपका डायनेमिक जो हमने मेलोक फंक्शन यूज किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्या होता, ये स्टेटमेंट एज इट इज आता। भाई देखिए फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड मेमोरी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एज इट इज आता, ये लूप भी आता। और यहाँ पे जो स्कैनफ है, स्कैनफ में क्या हो जाता, स्कैनफ आपका हो जाता परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ पीटीआरआई। एक ये स्टेटमेंट बदल जाता होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डायनेमिक एरे यूज किया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पीटीआरआई है ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंटर प्लस पॉइंटर स्टार पीटीआर प्लस आई। ठीक है, आप समझिए ये स्टेटमेंट है मेरा स्टार पीटीआर प्लस आई के इक्विवेलेंट, और इससे पहले क्या लगा हुआ एम्परसेंड। आप लॉजिकली समझना, इसका मतलब ये भी सही बात है, ये भी मैं वही यूज कर रहा हूं जो मैंने वहां पे यूज किया था। क्यों, अब क्योंकि एड्रेस और एम्परसेंड साथ साथ आएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ लॉजिकली, ये जो मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ पीटीआर प्लस आई पीटीआर आई लिख रहा हूं, तो ये एग्जैक्टली पीटीआर प्लस आई ही है। देखिए एम्परसेंड ने एस्ट्रिक को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये जो मेरा स्कैनफ है, दिस स्कैनफ इज द सेम परसेंटाइल डी कॉमा पीटीआर प्लस आई, ये तो सेम ही है। अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट यूज करूं या ये करूं, ये दोनों के दोनों क्या इक्विवेलेंट है कंपाइलर के लिए। इज इट क्लियर टू यू। इसका मतलब एक तो आपका डिक्लेरेशन में चेंज आया है। अगर मैं ऐसे मतलब मैं एरे के साथ भी अगर ऐसे यूज करता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब पीटीआर की जगह ए होता, वो एरे ए होता तो ए प्लस आई भी कर सकता था, तब भी वो चलता। कीप इट इन योर माइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये मैलोक एक तो हमारा यहाँ पे चेंज आया, एक ये जो स्टेटमेंट हमने यूज किया ये नहीं आता अगर हम इस फिक्स एरे के साथ डील कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है क्या इसमें कोई चेंज होता है, नो। ये तो हमें पता ही है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज इक्विवेलेंट टू पीटीआर आई, और अगर मेरा पीटीआर एरे है तो ये तो सेम ही है। तो ओवरऑल वेयर इज द चेंज, द चेंज इज द यूज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो मेरा बताने का यही पर्पज था कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हो एक फिक्स्ड वाले को ही आप डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ जो मेमोरी स्पेस है वो आपको डायनेमिकली एलोकेट करना है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल सेम काम आप वहां पे कर रहे थे, फिक्स्ड एरे में कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सो दिस इज द वे, बाकी और कोई चेंज है ही नहीं इसमें। इवन ये स्टेटमेंट भी आपका सेम ही है, सिर्फ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और ऊपर है। बाकी तो अब आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको समझ में ही आ गया कि एरे और पॉइंटर में क्या डिफरेंसेस है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसलिए मैंने डायनेमिक एरे को वहां पे नहीं कराया था एरे में, क्योंकि मुझे पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के साथ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अब आप इसका अगर एग्जीक्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे, कंट्रोल F9, एंड जब कंट्रोल F9 करेंगे तो क्या होगा देखिए। आप जानते हैं जी कंपाइलर अपना कंपाइलेशन मेन से शुरू करता है। फर्स्ट printf मिलेगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज करो आपने इनपुट करा दिया जी 5। कितने करा दिए, 5। ये आपका स्कैनफ से 5 एलिमेंट्स इनपुट हो गए। अब क्या होगा देखिए, ये जो डायनेमिक मेमोरी स्पेस है यहाँ पे वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए कितनी हो जाएगी, 5। इंटीजर का कितना साइज है, 2 बाइट्स, तो 5 इंटू 10। तो पीटीआर एक ऐसे ब्लॉक को पॉइंट करेगा, पीटीआर एक ऐसे ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसका साइज कितना, ये डायनेमिक एरे है। बेसिकली दिस इज अ डायनेमिक एरे, और इसका साइज इस एग्जीक्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 10 बाइट्स। क्योंकि मैं 5 एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूं, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 बाइट्स। बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आप एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे, नई लाइन में आएगा एंटर द एरे एलिमेंट्स। नई लाइन में मैसेज आ गया जी, एंटर द एरे एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स को जब आप इनपुट कराएंगे डायनामिकली,
तो क्या होगा, इसका यूज करके आप कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे 5 एलिमेंट्स। तो जो 5 एलिमेंट्स आप इनपुट कराएंगे वो इसी स्पेस में तो जाएंगे। मान लिया आपने इनपुट करा दिया जी 2 3 4 5 6, ये इसी स्पेस में तो जाएंगे, इसके ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ये सारी वैल्यूज आपने इनपुट करा दी 2 3 4 5 6। चलिए जी 2 3 4 5 6 आपने इनपुट करा दी, लेकिन ये पीटीआर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये भी समझ लेना। ये पीटीआर 0 के करस्पॉन्डिंग ये है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, 2 के करस्पॉन्डिंग ये है, 3 के करस्पॉन्डिंग ये है, 4 के करस्पॉन्डिंग ये है। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये एरे ही है, एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी। फिर क्या होगा, इसके बाद अब इनका सम होगा, इसका यूज करके क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा। सम की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0। लूप वर्क करेगा, देखिए जैसे मैं इसको ऑलरेडी लूप में मल्टीपल टाइम इस चीज को कॉन्सेप्ट के ट्रेसिंग करा के आपको बता चुका हूं। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 + 2 करेगा, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर क्या होगा, फिर से सम इवैल्यूएट होगा आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए, अब क्या हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई के लिए फिर सम इवैल्यूएट होगा, वो कितना हो जाएगा 5 + 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फिर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई के लिए सम की वैल्यू में हो जाएगा 9 + 5, ये कितना आ जाएगा 14, यही तो होगा 14 आ गया। फिर से नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई के लिए, क्योंकि जब आई की वैल्यू 4 होगी, फिर से सम होगा 14 + 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब आई की नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और आगे सम नहीं करेगा, आगे सम नहीं करेगा। इस तरह से आपकी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या होगा, कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा प्रिंटफ को, सम ऑफ एलिमेंट्स, न्यू लाइन में आएगा सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो दिस इज द वे हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये बात समझ में आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 20। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट डिस्प्ले होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कि डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे अच्छे से समझा कि डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, और मैंने ये भी बता दिया कि सी में बिल्ट इन फंक्शन की तरह कब यूज हुआ था। ये C99 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद उसको लेटर वर्जन में यूज नहीं किया गया है सच। तो ये है, और पाइथन और या जावास्क्रिप्ट में ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस की फॉर्म में यूज होता है, अभी भी वहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं। So in this way we have achieved our third learning outcome as well. Now you are able to describe dynamic array.